ज्ञान स्टार प्लस, मजेदार किस्से कहानियां वाला चैनल। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ज्ञान स्टार प्लस चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखिए, मरवन का भात। मरवन का भात किस प्रकार से भरा गया, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। देखिए, ये प्रसिद्ध किस्सा है मरवन का भात। क्या होता है कि एक शुआगढ़ नाम का गांव था, जिसमें नर सुल्तान का राज्य चलाया जाया करता था। वो नर सुल्तान के राज्य में ही शामिल था। और देखिए, उसमें एक चंद्राम नाम का व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी निहाली देवी थी। निहाली देवी और चंद्राम दोनों ठीक थे, परंतु निहाली देवी दोस्तों किसी को निहाल नहीं किया करती थी। उसकी आदतें खराब थीं और वो जिद की पक्की थी। होता क्या है कि चंद्राम के भाई और भाभी मर जाते हैं। उनसे केवल एक पुत्री पैदा हुई थी, जिसका नाम था मरवन। मरवन बहुत ही चतुर, सुंदर और सुशील कन्या थी। लेकिन कहते हैं, जिसको भगवान ने दुख दिया है उसका कोई हरण नहीं कर सकता। छोटी बच्ची से वो मौसी, जो चंद्राम की पत्नी थी, घर के कार्य कराया करती थी और उसको पीटा करती थी। भूसी की रोटी, ठंडी रोटी, बासी रोटी दिया करती थी और उसे प्रत्येक दिन पीटा करती थी। चंद्राम अपनी पत्नी निहाली को बहुत समझाता था, लेकिन वह नहीं मानती थी। होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे वह कन्या मरवन जवान हो गई। तो जवान लड़की को भी वो पीटा करती थी, अत्याचार किया करती थी उस पर। वह मौसी का चरित्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मौसी खुले बारों से चुड़ैल की तरह रहा करती थी। होता क्या है, चंद्राम ने दोस्तों संबंध करने के लिए सोचा, तो अपनी निजी रिश्तेदारी में वो संबंध करने के लिए जाता है। लेकिन वह संबंध के लिए कहा गया तो चंद्राम के चौधरी ने, समधी ने कह दिया कि मैं संबंध नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि समझ गए थे कि इस लड़की के कोई भाई नहीं है, इसलिए आगे रिश्ता कैसे निभेगा, इस वजह से मना कर दिया। चंद्राम हारा थका नरवरगढ़ में पहुंच जाता है और दोस्तों नरवरगढ़ में जाकर के अपनी लड़की मरवन, जो अपने भाई की थी, उसका संबंध कर देता है। क्या होता है, देखिए, लड़की का विवाह हो गया, लेकिन चंद्राम को मौसी ने बिल्कुल उस लड़की की खबर सुन लेने के लिए नहीं जाने दिया। दोस्तों बड़ी परेशानी थी, परंतु क्या होता है, उस लड़की को प्रत्येक दिन ससुराल वाले और उसकी जो ननद थी वो ताना दिया करते थे कि तू बिना भाइयों की बहन है, हमारे कर्म फूट गए। ऐसे गरीब घर की औरत को हमारे पिता ने गलत ले लिया। इस तरह से उसकी ननद कहा करती थी, इसी तरह से उसकी सासू कहा करती थी। लेकिन मनमार के बेचारी रहा करती थी और अत्याचार सहती रही। उसके एक पुत्र हुआ और वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। पुत्र के बड़ा होने पर भी उसके लिए ताना मिलते रहे। सासू और ननद, दौरानी, जेठानी, आस पड़ोस सभी उसको हे दृष्टि से देखा करता था। घृणित दृष्टि से देखने से वो लड़की परेशान भी थी, लेकिन करे तो क्या करे। अब क्या होता है दोस्तों, मरवन के पुत्र का विवाह होना था, उसका संबंध आ गया और सगाई हो जाती है। इधर क्या होता है दोस्तों, मरवन से ताने दिए जाते हैं कि जाओ भात नोत के आओ। तो मरवन रो रो करके बेचारी कहती है, हे सासू माँ, मेरे कोई भाई नहीं है, ऐसा है मैं किसके यहाँ भात नोतने जाऊंगी। लेकिन कहते हैं सास ननद मानती नहीं, कहने लगी हमारे पर पूरे गांव का बहुत कर्ज है, वो चुकता करना है। अरे सभी से हमने भात पहनाए, हम किसी को भात नहीं पहनाए। तू तो बहुत ही कलमोई अपने माँ बाप को खा गई और तेरे भाई भी नहीं है, तेरे भात कौन भरेगा।
दोस्तों जबरदस्ती सास ननद उस लड़की को एक भेली थमा देती है, गुड़ की भेली थमा करके कहती है बात नोट करके आओ, और यदि बात नहीं आया तो इस घर में पैर मत देना। दोस्तों बड़ी कड़ी शर्त लगा दी गई। मरवण बेचारी बड़ी परेशान रोती हुई घर से निकल जाती है भेली को लेकर के। सोच रही थी कि मैं भात लेके जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं, ये भेली किसके पास में रखूंगी। वह जाऊंगी तो मौसी ताने मारेगी और मेरी भेली को फेंक देगी। चाचा डर के कारण बोलेंगे नहीं। मैं बड़ी परेशान हूँ। रोती हुई आज दोस्तों सुआगढ़ की तरफ चल देती है और सुआगढ़ के मेड़े पर जाकर के लड़की की हिम्मत नहीं होती है कि मैं मेरे चाचा के घर जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों वो लड़की बैठ करके रोने लगती है कि उसी समय दोस्तों होता क्या है, जानी चोर और नर सुल्तान दोनों की मित्रता थी। नर सुल्तान और जानी चोर एक दूसरे के पूरक थे। वे पराये दर्द को समझते थे और पराये दर्द को मिटाते थे। वहां पहुंचे तो उन्होंने सुना कि ये लड़की क्यों रो रही है। पूछा जाकर के कि बहन तुम्हें क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो, और इस पोटली में क्या है कि देखा कि उसमें गुड़ की भेली है। समझ गए दोनों के ये बिना भाइयों की बहन है, निश्चित ही ये भात के लिए रो रही है। कहने लगे बहन हम तुम्हें भात अवश्य पहनाएंगे, मेरा नाम नर सुल्तान है, मैं तेरी भेली लेके जा रहा हूँ। और अपनी बहन को उसी स्थान से कह दिया कि मैं घर नहीं ले जा सकता, पर मैंने आज से तुझे मेरी बहन मान लिया है। मैं तेरा नरवरगढ़ में मान बढ़ा के आऊंगा, ऐसा भात पहनाऊंगा कि तेरी सास ननद, तेरे अड़ोसी पड़ोसी, तेरे उस नगर में जितनी भी पब्लिक रहती है वो सभी मान जाएगी कि भात आया है सुआगढ़ से। इस तरह से अपनी बहन को समझा करके नर सुल्तान वापस विदा कर देता है। बहन हंसी खुशी नरवरगढ़ में आ जाती है और कहा कि मेरा भाई नर सुल्तान है, ऐसा भात लाएगा कि तुम देखती रह जाओगी। दोस्तों सास ननद बतराने लगी कि इसके तो कोई भाई नहीं था, क्या ये बहाना किया करती थी, कोई ना कोई बात अवश्य है। लेकिन कहने लगी देखा जाएगा जिस समय भात आएगा। विवाह के 12 दिन थे दोस्तों, 11 दिन ही शेष रह गए थे। अब क्या होता है, नर सुल्तान इधर भात की तैयारियां करता है, अपने छकड़ों में माल को भरवाया है। और दोस्तों अपने छकड़ों को हाँक करके जानी चोर और नर सुल्तान आज भात भरने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये ज्ञात रहे, नर सुल्तान राजा का पुत्र था, इसलिए नर सुल्तान ने साधारण वेश बनाया था भात भरने के लिए, और बहुत सारा माल सुनार से और दुकान से खरीद के साड़ियां भर के छकड़ाओं को ले जा रहा था। होता क्या है, आगे बढ़े कि एक नदी पड़ी, उस नदी में जानी चोर और नर सुल्तान दोनों ने स्नान किया। स्नान करने पर एक तख्ती बह करके आई जो नार महकदे की थी। महकदे दोस्तों एक ब्राह्मण की लड़की थी। उस ब्राह्मण की लड़की को उसके पिता द्वारा हार दिया गया था, और अदली खां उस समय एक बादशाह था, उसकी कैद में वो लड़की उसने डाल ली। कहा कि तेरा पिता मुझसे हार गया है, अब तू मेरी पत्नी बनेगी। उसमें 6 महीने का वायदा किया गया था कि 6 महीने में जो हिंदू तेरा धर्म बचा लेगा तो तू हिंदू की रहेगी, नहीं तो तुझे मेरे साथ निकाह करनी पड़ेगी। दोस्तों इस शर्त को पढ़ा जैसे ही वीर जानी चोर ने, तो दोस्तों जानी कहने लगा भाई नर सुल्तान, ये कैसी शर्त है कि मैं एक हिंदू लड़की और मैं अदली खां की कैद में पड़ी हुई हूँ, यदि कोई क्षत्रिय होए, कोई हिंदू हो तो वो मेरा धर्म बचाए। इस तरह की बात को पढ़ के नर सुल्तान कहने लगा भाई जानी ऐसा है, आप इस लड़की को छुड़ाने जाओ और मैं मेरी बहन मरवन का भात भरूंगा, तुम्हें जो पता ही है, इसलिए मुझे भात देना है, नहीं तो वो पौड़ी पर खड़े खड़े रोते रोते बावड़ी हो जाएगी। इस तरह से कह करके नर सुल्तान अपने छकड़ों को आगे बढ़ाता है। चलते चलते कुछ थक चुका था रास्ते में, और अपने छकड़ों को एक बड़ के वृक्ष के नीचे रोक देता है। उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है और उसे नींद आ जाती है कि उसी समय दोस्तों उस वृक्ष से एक सर्प उतर के आता है और वो नर सुल्तान को डस लेता है। उसके मुंह से झाग आने लगे और वो तड़पने लगता है। दोस्तों उसी समय क्या होता है, एक शिवलिंग पर एक ब्रह्म नाम का लड़का जो भगवान शिव का भक्त था, जल चढ़ाने आया था कि देखा है कि एक व्यक्ति तड़प रहा है। सोचने लगा अगर इस व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिला तो ये मर जाएगा।
दोस्तों उसने देखा निश्चित ही इसको सर्प ने काट लिया है, तो वह भागा भागा जाता है और एक राज्य वैद्य को बुला लाता है। एक वैद्य आ जाता है, उस वैद्य ने नर सुल्तान का इलाज किया और उस इलाज में कहा कि तुम मुंह से जहर खींचो और ये गोलियां मुंह में रख लो। इस तरह से जहर को उतार दिया गया। नर सुल्तान फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन सर्प के जहर के कारण उसे गैल अर्थात रास्ता आसान नहीं लग रहा था। तो कहने लगा भैया मुझे भात देना है। और इधर तेल के दिन से ही ताने मिलने लगे थे मरवड़ को कि देख लिया तेरा भाई आ गया, अरे नरवरगढ़ की भेली को तेरा भाई खा गया और भात के नाम पर बेईमानी कर गया। ऐसा था तेरा कोई धर्म भाई जो भात लेकर के नहीं आया। अरे मामा तो एक दिन पहले ही आ जाया करते हैं, तेल के दिन ही, ये भात के दिन कहां से आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से नर सुल्तान को जब सर्प ने डस लिया तो ब्रह्म ने इलाज किया। तो ब्रह्म क्या करता है, उसे गाड़ी में बिठा करके अपने कंधों पर रख के इस तरह से धीरे धीरे ले जा करके नरवरगढ़ की सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो छकड़े माल से भरे हुए थे और जो उसका घोड़ा था उसे कौन ले गया, इस जगह सबसे जटिल प्रश्न है। होता क्या है कि जब वो लड़की भात नोतने गई थी तो उस समय सुआगढ़ के एक बुजुर्ग ने उसे रोते हुए देख लिया था मेड़े पर। तो उसने आकर के चंद्राम से कहा था कि चंद्राम, एक लड़की रो रही थी जिसका नाम मरमर था, वो तुम्हारे बड़े भाई की लड़की है, तुम उस अपने भाई के हिस्से को खा गए और तुमने भात नहीं दिया। तो चंद्राम भात देने के लिए जाता है कि उस दिन का तेरे यहाँ भात है तेरी लड़की के यहाँ। तो चंद्राम के जेब में कुछ मोहर असरफी थी, उन्हें भी उसकी पत्नी जो निहाली थी उसने निकाली और कहा देने गया भात। शर्म नहीं आती, हम उस लड़की को कभी नहीं बुलाएंगे जो माँ बाप को खा गई और हमसे भी सही नहीं रहती थी। इस तरह से दोस्तों दोष लगा करके उसका नंगा झाड़ा लेकर के और चंद्राम को भगा दिया। चंद्राम कहने लगा मैं सर पर हाथ धर दूंगा तो मेरी पुत्री को सब्र आ जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ। तो चंद्राम जब निकल रहा था उसी समय सर्प ने नर सुल्तान को डसा था। नर सुल्तान उस समय बेहोश थे, तो उसके माल को, जो भात का माल था, उसे चंद्राम उठा करके ले गया। चंद्राम उठा करके ले गया तो होता क्या है दोस्तों, आगे दो चोर मिल जाते हैं और उन चोरों ने चंद्राम को पकड़ लिया। चंद्राम से कहने लगे कहाँ जाता है। चंद्राम ने रो रो करके कहा मैं मेरी लड़की का भात देना चाहता हूँ। लेकिन उन ठगों को दया नहीं आई और उन्होंने जो भात की पोटली थी उसको छिना लिया है और वो आराम से मौज में रहते हैं और सोच रहे थे कि चलेंगे शाम के वक्त तक घर को। इधर दोस्तों नर सुल्तान को होश तो आ ही गया था, इसलिए पीठ पर रख करके आज ब्रह्म नाम का वो लड़का ले जाता है नरवरगढ़ की तरफ। जब नरवरगढ़ से कुछ ही दूर रहे थे, कहने लगा ब्रह्म के मैं परेशान हो गया भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता, तुम्हारे वजन के कारण मैं थक चुका हूँ। लेकिन दोस्तों उसी समय जब बैठ जाते हैं तो दोनों चोर उसी रास्ते से आते हैं। दोनों के पास में जब होश आया था, नर सुल्तान कहने लगा भाई मेरा भात का सामान कहाँ है। कि भैया मैंने कोई भात का सामान नहीं देखा आपके पास में। ब्रह्म कहने लगा कि नहीं भाई मैं भात की पोटली लाया था पर पता नहीं कहाँ गई, कौन ले गया मेरा सामान। कि जब चोरों को देखा कि ये मेरी भात की पोटली तो इनके पास है, तो इस तरह की बात को देखा तो आज ब्रह्म ने उनको आवाज लगाई और कहा भाई इधर आओ। जब उधर आए तो ब्रह्म ने दोनों को समझाया और कहा भाइयों क्या तुम्हारी बहन के भात भरा जाए और तुम भात देने जा रहे हो तो तुम्हारा भात का सामान गायब हो जाए, तुम्हें कैसा लगेगा। कहने लगे हम बहुत दुखी होंगे और भात किस तरह से भरेंगे। इस तरह से समझा रहा आज ब्रह्म। तो कहने लगा देखो ये हमारा भाई भात भरने जा रहा है, हमारी बहन दरवाजे पर खड़ी हुई है जो रो रही होगी और हमारे भात का सामान ये पोटली है। कहने लगे भाई हमने तुमसे नहीं ली, हमने तो एक बुड्ढे से छिनाई है कि निश्चित ही मैं उस समय बेहोश हो गया तो वो बुड्ढा उठा लाया, वो भी कहीं जा रहा होगा भात देने। तो दोस्तों इस तरह से उन चोरों को समझा करके उस पोटली को वापस ले लेते हैं जो भात के सामान की थी। जो छकड़ा था उसे खोस लिया गया था दोस्तों बैलगाड़ी में जो थी जो सामान था। इस तरह से क्या होता है आगे नर सुल्तान और ब्रह्म दोनों जाते हैं नरवरगढ़ के एक गांव में घुस करके एक घर में लेटा दिया जाता है। नर सुल्तान कहने लगा भाई अब मेरे बस की नहीं, क्योंकि बैलों पर तो मेरी ये स्थिति हो रही है, मैं नहीं बैठ सकता बैलगाड़ी में, तो तुम जाओ और जाकर के हमारी बहन मरवन को हाथ पहना देना और माला पहना देना। लेकिन याद रहे यदि तुम्हें पहचाने नहीं तो फिर मेरा पता बता देना। दोस्तों आज मरवन की रो रो की हालत खराब थी, ताने दे रही थी उसकी सास ननद के, आ गया तेरा भाई, पहन लिया तेने भात,
पहुंचा है ब्रह्म और कहने लगा, ए बहन मैं तेरी पौड़ी पर खड़ा हूं, तू मेरा टीका कर और मुझे अंदर ले जा और मैं तुझे चूंदड़ी उड़ाऊंगा, तेरे नरबरगढ़ में तेरा मान बढ़ाऊंगा, मैं नर सुल्तान हूँ। वो नर सुल्तान बनने लगा, लेकिन बहन ने पहचाना कि ये तो मेरा भाई नहीं है। बाहर आकर के कहने लगी, हे भाई तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई तो नर सुल्तान है, तू कौन है, सच सच बता क्या हुआ मेरे नर सुल्तान को। दोस्तों आज ब्रह्म कहने लगा, बहन नर सुल्तान नरबरगढ़ में एक घर में मैं पटक के आया हूँ, उसकी हालत खराब है, वो बीमार है। कि क्या हुआ उसे, कि उसे सर्प ने डस लिया है, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आया, थोड़े समय पश्चात यहाँ आ जाएगा। कि भाई मैं भात भी तभी पहनूंगी जब मेरा भाई नर सुल्तान आ जाएगा। दोस्तों इस बात को सुन के इधर उधर की जो लड़कियां थीं, जो लुगाइयां थीं, जो औरतें थीं, वो ताने मारने लगी, अरे ये कैसी बहन है, इसने तो अपने धर्म भाई का भात भी नहीं पहना, नर सुल्तान कौन है जो ये उसका भात पहनेगी। दोस्तों आज नर सुल्तान को लेने के लिए वापस चल देता है ब्रह्म, और वो ब्रह्म नाम का लड़का पहुंच जाता है नर सुल्तान के पास में। इधर नर सुल्तान भी सोच रहा था कि मरवन और किसी के हाथ से चूंदड़ी नहीं उड़ेगी, वो मेरे ही हाथ से उड़ेगी। दोस्तों इधर वो बुजुर्ग आ रहा था कि रास्ते में एक पैसों से, चांदी के जो पैसे थे उनसे भरी थैली मिल जाती है। वो थैली भी निश्चित ही गिरी हुई होगी उस छकड़े से। वो भी खुश होता है कि अब मेरे पास सामान नहीं है, परंतु मैं इन पैसों से ही उसका भात भर दूंगा। इधर से चंद्राम आ रहा था। चंद्राम ने देखा कि ये दोनों कौन हैं और ये निश्चित ही मरवन के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा है मैं चला जाऊं। तो देखिए दोस्तों इधर तो नर सुल्तान को लेने ब्रह्म आता है, इधर पूछते पूछते चंद्राम मरवन के घर पहुंच जाता है। जब मरवन ने देखा तो कहने लगी, चाचा तू किस लिए आया, आज कैसे आ गया। बेटा मुझे याद था कि तेरा विवाह होना है बच्चे का, इसलिए मैं आ गया। कि मौसी ने कैसे आ जाने दिया, कि मैं ऐसे ही आ गया। इधर क्या होता है, उस बुजुर्ग से नहीं रहा गया सुआगढ़ में, जिसने चंद्राम को सूचना दी थी, उसने चंद्राम के दो पुत्र सरजू और बिरजू के लिए सूचना दी कि इज्जत बचा लो सुआगढ़ की, तुम्हारी बहन जो तुम्हारे ताऊ की लड़की थी वो आज पौड़ी पर खड़ी हुई है और वहाँ भात भरा जाएगा। कहने लगे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, माँ ने भी नहीं बताया, पिताजी ने भी नहीं बताया कि हाँ बेटो बचा लो इज्जत को। तो अपनी माँ के पास जाते हैं निहाली देवी के और पूछने लगते हैं, माँ हमारे मरवन नाम की बहन थी जो हमारे ताऊ की पुत्री है, और तुमने आज तक नहीं बताया कि बेटो उस कलमोही के घर नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों सरजू और बिरजू कहने लगे कि हम अवश्य जाएंगे और हमें सुआगढ़ की नाक बचानी है, कि मैं जल करके मर जाऊंगी। तो बिरजू कहने लगा जल्दी से जल के मरो, लेकिन हम जाएंगे। दोस्तों आज दोनों पुत्र फटकार देते हैं अपनी माँ को और चल देते हैं घोड़ों पर बैठ करके दोस्तों नरबरगढ़ की तरफ। नरबरगढ़ को जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, दोनों पहुंच गए उसी स्थान पर जहां पर नर सुल्तान और ब्रह्म दोनों बात कर रहे थे कि भाई अब मुझसे नहीं चला जाएगा, कि कैसे भी ले चलो। इस तरह से दोस्तों वहाँ पहुंच के उनकी बातों को सुना कि ये निश्चित ही मरवन के घर जा रहे हैं, इनके पास में भात का भी सामान है, लेकिन ये कौन है देने वाले भात। चलते हैं दोस्तों, उन दोनों के पीछे सरजू बिरजू दोनों पहुंच जाते हैं और नर सुल्तान ने जाकर के आवाज लगाई, बहन मरवन मैं आ गया। दोस्तों आज मरवन ने देखा तो अपने भाई का टीका किया है और कहने लगी मैं मेरी ननद और दौरानी जेठानी और जो अन्य औरतें हैं उनको ले आती हूँ। दोस्तों आज लेने जाती है वो लड़की अपनी सभी अड़ोसिन पड़ोसिन दौरानी जेठानी सभी को, कि मेरा भाई नर सुल्तान आ गया, चलो भात पहन लो। दोस्तों रात्रि का समय बहुत हो चुका था। होता क्या है कि उसी समय दोस्तों उसकी सासू माँ ने ताना मारा था, तो नर सुल्तान का गुस्सा सर के ऊपर से पार हो चुका था। कहने लगा नर सुल्तान जब तू हमारे सामने ही हमारी बहन को इतना सता रही है तो तू पीछे क्या मानती होगी। आज के बाद किसी ने भी हमारी बहन को बिना भाइयों की बहन कहा तो हम उसका कुटुंब नाश कर देंगे, तुम्हें हमारा पता नहीं है। दोस्तों समझाने लगता है चंद्राम, कहने लगा बेटा तू मेरा ही पुत्र है, अरे तुझ जैसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मेरा सब कुछ अच्छा होता। तो कहने लगता है आज नर सुल्तान के चाचा मैं तेरा ही पुत्र हूँ, तेरा ही नाम ऊंचा करूंगा। दोस्तों इस तरह से समझा बुझा करके दोनों को और उस लड़की को भी समझा दिया है। उस लड़की ने सरजू बिरजू को देखा तो कहने लगी अब तुम क्यों आए, अब तक तुमने नरबरगढ़ में पैर नहीं रखा, मेरे मान को नहीं बढ़ाया, किस लिए आए हो। लेकिन नर सुल्तान कहता है बहन ये भी हमारे ही भाई हैं, कोई बात नहीं,
हम भात भरेंगे। इस प्रकार से दोनों भाई एक हो जाते हैं और भात भरने की तैयारियां करते हैं। लेकिन रात्रि बहुत हो चुकी थी, उस भात को देखता कौन। नर सुल्तान कहने लगा, हम पंचायत के सामने संपूर्ण गांव को भात पहनाएंगे, ये प्रातः काल पहनाएंगे, इसलिए तुम प्रातः काल भात पहन लेना बहन। ऐसा कहकर के नर सुल्तान कहने लगा, अभी मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे सर्प ने जो डसा था। दोस्तों बहन ने देखा कि कहाँ से डसा है। देख करके दोस्तों प्रसन्न होती है कि भाई मेरा बच गया, और रात्रि अधिक होने के कारण विश्राम करने लगते हैं। इधर क्या होता है दोस्तों, सर्प के मरीज को सोने नहीं दिया जाता, इस कारण से मरवन बेचारी सोई नहीं और सरजू बिरजू भी नहीं सोए थे और वो काका भी नहीं सोया। लेकिन इधर निहाली देवी ने सोचा कि मेरी बात को नहीं माना मेरे दोनों पुत्रों ने और ना ही मेरे पति ने, तो दोस्तों अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेती है और जलने लगती है। तो दोस्तों गांव के बुजुर्गों ने उसको बुझाया और जैसे तैसे उसका इलाज कराया। बच तो गई लेकिन झुलस गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, कहने लगे गांव के लोग कि ये मर गई तो हमारे ऊपर आ जाएगी, इसलिए हम नरवरगढ़ को जाते हैं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के नरवरगढ़ को आता है और चंद्राम को अलग बुला के कहता है कि तेरी पत्नी ने घर में आग लगा दी और वो झुलस गई है। उस स्थान पर दोस्तों सरजू बिरजू भी आ जाते हैं। कहने लगे अच्छा हुआ, मर जाने दो ऐसी को तो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो बुड्ढा कहने लगा चंद्राम कि मैं नर सुल्तान से कह देता हूँ, तुम चारों भाई मिलकर के भात भर देना और मैं तड़के ही आ जाऊंगा, अर्थात प्रातः काल आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के नर सुल्तान के पास जाता है। जब नर सुल्तान पूछने लगता है तो कहने लगा कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, हमारा बिरजू आपको सब कुछ बता देगा। दोस्तों वह चंद्राम वापस उस बुजुर्ग के साथ आ जाता है और घर आकर के निहाली देवी को देखता है कि निहाली देवी खाट में पड़ी हुई है, ज्यादा नहीं झुलसी थी, बच गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, निहाली देवी कहने लगी तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। इधर नर सुल्तान ने जब ये देखा कि काका कहाँ गया, बिरजू से पूछा तो बिरजू कहने लगा कहीं नहीं, यही है। कि नहीं कोई ना कोई बात है, तुम छुपा रहे हो बिरजू। तो बिरजू कहने लगा हमारी माँ ने घर में आग लगा दी इसलिए वो झुलस गई है। कैसा है, जब काका ऐसा निकला और तुम्हारी माँ ऐसी निकली तो मैं भी ऐसा जिद्दी हूँ, जब तक काका हमारे पास नहीं आ जाएगा तब तक हम भात नहीं भरेंगे। दोस्तों इस बात को आज सुनाए मरवन ने, तो मरवन कहने लगी भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि चाचा आए ही नहीं, कि चाचा अवश्य आएगा। अब तो दोस्तों कि कहीं बेइज्जती हो जाएगी इस नरवरगढ़ में, ये सोच करके दोस्तों आज ब्रह्म नाम का लड़का कहने लगा कोई बात नहीं भैया, मैं उस चाचा को लेने जाता हूँ। तो चाचा को लेने के लिए आज ब्रह्म चला जाता है और ब्रह्म पहुंच जाता है आज शुआगढ़ में और पूछ करके उसका घर पहुंचता है। देखा कि उसकी पत्नी झुलसी हुई पड़ी हुई है और चाचा बैठा हुआ है। चाचा से कहा चाचा चलो, तो वो स्त्री जो मरवन की मौसी थी टिटकार करके पड़ती है, फटकार करके पड़ती है ब्रह्म पर। ब्रह्म कहने लगा अरे ओ मौसी तेरी समझ में नहीं आ रही, अरे कुछ धर्म का काम किया करके कैसा होता है धर्म में जानती ही नहीं। दोस्तों वो लड़का उस चंद्राम से कहने लगा कि चलो हम उस जगह बतराएंगे। दूर जाकर के पौड़ी में बतराने लगते हैं कि उसको ज्यादा जलन नहीं हुई थी, वो ज्यादा नहीं झुलसी थी, इसलिए उसने उनकी बातों को सुन लिया। तो अब तो समझाने में समझ ही नहीं आए। तो फिर दोस्तों ब्रह्म ने समझाया उसको, उसकी बात समझ में आई और कहने लगी लो पुत्र ब्रह्म तुम दूध पी लो, तुम जैसा पुत्र मेरे घर में होता। इस तरह से उसे समझा करके ब्रह्म आज चाचा चंद्राम को वापस लेकर के साथ में आ रहा है रास्ते में। इधर दोस्तों क्या होता है, वो सोच रहे हैं अगर चंद्राम नहीं आया तो भैया कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, ग्रामीण लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सुबह भात देखेंगे कैसा लाया है कैसा नहीं ना लाया है नर सुल्तान। कि नहीं बहन हमारा ब्रह्म गया हुआ है जो निश्चित ही लेकर के आएगा। अब तो दोस्तों चंद्राम को लेकर के ब्रह्म आ रहा है, लेकिन रास्ते में भगवान शिव एक साधु के वेश में मिलते हैं और कहने लगे कि ए पुत्रो मैंने तुम्हें कभी इस रास्ते से जाते नहीं देखा, तुम्हें पता है एक वृक्ष है यहाँ बड़का, उसमें काल भैरव रहता है, वो सर्प का रूप धारण करके जिसको भी डस लेता है उसके प्राण इन वैदों से नहीं बचाए जा सकते। अच्छा जी दोस्तों अब अगला भाग देखिए, उसमें किस प्रकार से भात पहनाया जाता है और क्या जानी चोर महकदे को छुड़ाने में कामयाब होता है, ये हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।